मियां नवाज शरीफ के दोस्तों ने, साथियों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। हमने कब कहा है कि हम नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट की इज्जत वकार का भी मसला था। इसमें चौधरी शुजात और जो परवेज इलाही साहब थे, उनका क्या किरदार रहा? 5 मरतबा इलेक्शन जीत चुका हूँ। मुझे 13 साल उस इलाके की नुमाइंदगी से मुझे महरूम होना पड़ा। लेकिन आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? नहीं, मैंने नहीं छोड़ी, मुझे क्यों? पार्टी से निकाल दिया गया था। 72 ईयर्स में आपकी जिंदगी का निचोड़ क्या है? आपने सीखा क्या है? आपके पास एक ताकतवर अदारा मौजूद है और आप जानते हैं कि ताकत से उनको नहीं जीत सकते। मियां नवाज शरीफ साहब जिनसे हैं वो लेते नहीं हैं। जो पार्टी से चला गया हो वो कहते हैं कि हम नहीं उनको वापस नहीं देते। ऐसा है? कंजरी बनिया मेरी जात नहीं घटती, मैनू नच के यार मनावन दे। तो मैंने कहा कि मैंने कैसे करना है? कहते तू भी नच ला। नूरजा मिल गई, वो कहने लगी किधर चले हैं अख्तर सूर? मैं कहा मैं अपने सियासी पीर नू मनान चले हैं, राजी करन चले हैं। कहती नच बुले वंगर लई ते गीत मेरा भाई। आपको अंदर से किसने वार किया? सियासत एक बेरहम खेल है, इसके सीने में दिल नहीं होता। एक लॉर्ड थी जो ये कह रही थी कि ऊपर शेर को दे रहे नीचे बल्ले को दे रहे। किसने किसने की वायलेशन? सरदार अयाज को बुलाएं और उनसे पूछे कि ऐसा हुआ था। वो जीत रहे हैं, मैं हार रहा हूँ, क्यों? हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये क्या मोहब्बत है? क्या करते हैं? मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने किसी वर्कर के लिए कुछ किया हो। उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उन्होंने अपनी बेटी को सीएम बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास ही है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो सियासत में सियासतदानों की सियासत चमकाने का ईंधन होते हैं। मैं समझता हूँ कि साद रफीक का जो टैलेंट है उसको इस बना पे ज़ाया नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गिनीज वर्ल्ड जो है बुक, उसके रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। वो क्या रिकॉर्ड है आपका? यही 3 गोल्ड हैं, वर्ल्ड कप के 1 सिल्वर है। तो इतनी सारी चीजों के बाद, इतना हॉकी खेलने के बाद, आज की हॉकी कैसी लगती है आपको? बेसिक गलती क्या हो? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1986 में इन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को अलग-अलग कर दिया। साजिशी जत्थे इस जमात में भी हैं, है ना? देखिए, ये खड़ा किसी का दोस्त नहीं है, ये उसकी है जो इसके अंदर रहता है। आप नौजवानों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन, क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो अपनी जिंदगी में क्या चीज लेके आए? मेरी वाइफ ने खत लिखा, 6 महीने ट्रेनिंग और फिर टूर, कि अगर तुमने ऐसे करना तो 6 महीने बाद शादी कर लेते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम दिल की बात करेंगे, वो लेजेंडरी प्लेयर हैं और वो दुनिया के डेकोरेटेड प्लेयर्स में उनका शुमार होता है, जिनके पास बहुत सारे मेडल्स हैं। वो जो जैकेट आप देखते हैं जिसे बहुत मेडल्स लगे होते हैं, वो डेकोरेटेड प्लेयर हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। वो सियासतदान भी हैं और वो इस मुल्क की एक हर दिल अजीज शख्सियत भी हैं। मेरी मुराद है अख्तर रसूल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया है और इस काबिल समझा है। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताएं ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम के बड़े एहसानात हैं। आज 72 ईयर का मैं हूँ और अल्लाह के फजल से बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मेरे हाथ भी सलामत हैं, आंखें भी सलामत हैं, दिल भी सलामत है, हाथ पाँव से चलता भी हूँ। अल्लाह करीम की बहुत मेहरबानी। अच्छा ये बताएं, 72 ईयर्स में आपकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है? आपने सीखा क्या है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो सवाल बहुत मुश्किल किया आपने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेहनत है ना जी, जो भी जिस फील्ड में की जाए, अल्लाह ताला उसका समर ज़रूर देता है। तो जो मुशक्क़त है उसमें बरकत भी बहुत है। 2 किस्म के लोग होंगे जन्नत में जाने वाले। एक वो होंगे जो दोज़ख से निकाल के जन्नत में आए होंगे, माथे पे काला निशान होगा, तो वो जन्नती दूसरे कहेंगे उनको, तो फिर वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि यह निशान मिटा दे, तो वो निशान फिर अल्लाह मिटाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो मुशक्क़त से अल्लाह को हासिल करें, जो मुशक्क़त से मेहनत करके अपने मेरिट के ऊपर जो सक्सेस हासिल करे, उसकी इज्जत भी कुछ और होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सारी बातें करने से पहले ना एक चीज़ मुझे खटकती है। वो खटकती इस तरह, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था या मैं दोस्तों से बात कर रहा था, पूछ रहा था मैं आपके बारे में, तो मुझे
एक चीज़ उसमें एक चीज़ बड़ी अहम आई, वो था सुप्रीम कोर्ट का हमला केस, जिसमें आप कन्विक्ट भी हुए थे, जी उसमें आपको डिस्क्वालीफाई भी किया गया था, जी और फिर बाद में एनआरओ जब आया तो फिर उसमें आपकी वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई, ऐसे ही जी। था वो जब मुशर्रफ साहब ने दिया। हाँ वो ऐसे है कि जब तरमीम आई है 26 की, जी तो उसमें फिर ये था कि पहले तो ये था ना कि जिसको एक मरतबा सज़ा हो गई वो लाइफ टाइम इलेक्शन से आउट है। जी लेकिन जब 26वीं तरमीम आई तो उसमें था कि जिसको सज़ा को 5 साल गुजर गए और वो सज़ा 2 साल से कम हो तो फिर वो बंदा इलेक्शन के लिए अच्छा क्वालिफाई ठीक करेगा। है। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट हमला केस के बारे में बताएं, ये क्या था? कि मेरी जनरेशन के लोग इसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ के दोस्तों ने, साथियों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। अब उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, वो तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं कहीं तो मिल जाती हैं लेकिन मोस्टली पता नहीं चलती, तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, जहाँ तक पहले तो मैं अपनी क्लैरिफिकेशन दूँ। जी बिल्कुल बताएं। जब सज़ा हो गई हमें 1 महीना सज़ा और 5,000 जुर्माना, ये किस वजह से हुई थी वो बताएंगे आप? वो ये कि जो वहाँ रोडिज़म का जो केस हुआ है उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया और मुझे तारक अजीज साहब। तारक अजीज़ साहब को, मियाँ मनीर साहब को, जो उस वक्त एमएनए थे, जी जी मैं लाहौर का प्रेसिडेंट भी मुस्लिम लीग का था, हमें सज़ा हुई, हमने सज़ा भुगती। लेकिन ज़ुहैब साहब, मैं आज सज़ा मैंने काटी हुई है। मैंने कितना अरसा? 1 महीना, 1 महीना। वो हमने कोशिश की थी सुप्रीटेंडेंट को कहने की कि जब आधी काट ले तो पूरी गिनी जाती है। उसने कहा जी ये नहीं, ये 3 महीने पूरे हों तो फिर तो उसके बाद होती है। लेकिन हमारा हमने पूरा महीना उधर गुजारा। लेकिन मैं आपको आज ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने सज़ा के बाद एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि जी अपनी सफाई में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई दुनिया का कोई अंपायर ऐसा नहीं है खेल के मैदान में जिसने मुझे ग्रीन कार्ड भी दिखाया हो। मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ और खेल के अंदर मैं फाउल नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट में जाके फाउल कैसे करूँगा? मैं भी यही सोचता हूँ। मैं बाकायदा पास लेकर बैठा हूँ, पास लेकर बैठा हूँ। और मैंने चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा कि मुझे आप मक्के ले जाएं। मैं मक्के जाके कसम उठाने को तैयार हूँ। अगर मक्के में भी लोग कोई गलत कसम खा सकता है तो मुझे मदीने ले जाएं। मदीने में जाके गलत नहीं खाता, यहाँ मोहब्बतों और प्यार की दास्तानें चलती हैं। तो मैंने वो जुर्म नहीं किया। लेकिन चूँकि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत मेरे लिए मोहतरम है, मुझे उन्होंने सज़ा दी है, मैंने कबूल किया है। लेकिन मेरे दामन के ऊपर आप ये सिग्मा जो है, ये जो दाग है, ये उतार दें, मेहरबानी करें। उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन वक्त ने 26वीं तरमीम की तो फिर मुझे इजाज़त भी मिल गई। ये बताएं, ये हुआ क्या था, वाकया क्या था? आप सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचे? मैंने सुना है कि गुजरात से भी गाड़ियां आई थी और ये सारा कुछ हुआ था। देखिए जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ मोटरवे का इफ्तिताह था जो जिसका पॉलिटिकल एंड मैं संभाल रहा था। ठीक है। वो पब्लिक इकट्ठी की और मैं लाहौर का प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग था। जी ठीक है। तो मैंने वो जो दोस्तों इकट्ठे में मसरूफ़ था और ये केस चल रहा था, ये केस चल रहा था सज्जाद अली शाह साहब के साथ। जी ठीक। और सुप्रीम कोर्ट वो चीफ जस्टिस से चल रहा था। तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हाइट को पहुंची हुई थी बात। ठीक है। तो मैं इस दौरान चूँकि मैं मोटरवे के जलसे में मसरूफ़ रहा, उनकी प्रोसीडिंग सुनने नहीं गया। ठीक है। तो एक पार्टी का लीडर का केस लगा हो, हाँ तो मैं अपना फ़र्ज समझा कि मुझे जाना चाहिए ठीक है। केस सुनने के लिए। ठीक है। मैं वहाँ को पहुँचा हूँ। ठीक है। तो मुझे उन्होंने अंदर जाने से रोका कि काइंडली पहले पास लें। फिर मैं रजिस्ट्रार साहब के पास गया, उन्होंने मुझे पास बना कर दिया। और जब मैं पास बनाकर वहाँ गया हूँ, ऊपर तो लोग आए हुए थे, हम तो सिर्फ 3-4 आदमी थे, मुझे अकेले को अंदर जाने दिया मैं सुप्रीम कोर्ट के गेट से बाहर। ना मियां मुनीर साहब को, ना उन तारक वो अजीज अपने साहब तौर को। पे आए हैं, वो अपने तौर पे अलग आए हैं, हम इकट्ठे नहीं गए। अच्छा ठीक है। वो अपने तौर पे गए हैं, मैं अकेला गया हूँ।
आप अकेले अंदर और एंटर हुए? मैं जब मेन गेट के ऊपर आया तो अंदर से आवाज़ आई है, somebody was there, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट का था, कि ओनली अख्तर रसूल कैन कम इन। जब उन्होंने पहचान लिया, मैं चला गया अंदर, तो मुझे जाके उन्होंने वहाँ गेट, अगला गेट पे रोका। फिर उन्होंने पास बनाने की बात की, फिर मैंने रजिस्ट्रार साहब से रब्ता किया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे पास बना दिया। पास बनाकर मैं वो बैठा हूँ वहाँ। जब ऊपर गया हूँ हॉल नंबर 1 पे, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ख्वाजा आसफ भी ऐसे समझा रहे थे लोगों को कि ये ना करें। तो मुझसे वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिसर था, उसने कहा कि आप, चूँकि ये आपकी पार्टी के लोग हैं, इनको कहें। अच्छा। तो मैंने उनकी हेल्प की, उनको मैंने वहाँ से बाहर निकालने में सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की मदद की कि ये यहाँ से नीचे निकले, नीचे जाएं, ताकि ये अंदर प्रोसीडिंग हो रही है। और जब वो ऐसा करने के बाद, जब वो कोर्ट का गेट खुला है, तो मैं अंदर गया तो वो प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई हुई थी। तो उसके बाद हम वापस आ गए। तो कहने का जो मकसद, वीडियोस हैं जिसमें तारिक अजीज साहब भी नजर आ रहे हैं, उसमें हनीफ अब्बासी साहब भी शायद नजर आ रहे हैं। हमने कब कहा है कि हम नहीं थे? हम तो गए हैं, पास लेकर बैठे हैं। हनीफ अब्बासी साहब भी थे? होंगे, मैंने देखा नहीं, गौर नहीं किया। अच्छा। मैं उस वक्त रश भी था, गौर नहीं किया। मियाँ मुनीर भी थे और ये कुछ लोग थे उनको, लेकिन आप बड़े गुस्से में, वो जो लोग आ रहे हैं बड़े गुस्से में हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं। तारिक अजीज फौत हो गया, सुन लें। आज मैं नुमाइंदगी करने दें उस मरहूम की। जरूर करें। वो मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा आपने क्या किया? वो मुझे कह रहे हैं कि जब मैं वापस आ रहा था उस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक तख्ती थी जो रश की बना के ऊपर, वो दोनों कील के ऊपर लटकी हुई थी। एक कील के ऊपर लटकी हुई थी, एक कील उसका उखड़ गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने देखा यह सुप्रीम कोर्ट की जो तख्ती है वो लटकी हुई है, तो मैंने उसको ठीक करना चाहा। उसने उसको ठीक किया है, तारिक अजीज साहब ने। तारिक अजीज साहब ने। मैं आपको जो कह रहा हूँ उनके मरने के बाद कह रहा हूँ, वो खुद तो आप बयान नहीं देंगे जी ऐसे। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम जेल में ये बातें इकट्ठे करते रहे, तो ये बातें हुई उधर। उन्होंने ठीक किया, बस उन्होंने ठीक किया उसको। ना वो हल्लड़ गुल्लड़ वाले आदमी थे, ना मियाँ मुनीर हल्लड़ गुल्लड़ वाला आदमी था, ना मेरी तबीयत में ऐसी थी कि हम ऐसा काम करें। लेकिन तो फिर ये बाज़ कैसे लग औक़ात गया? क्या होता है, ये कैसे लग गया ये बाज़ इल्ज़ाम? औक़ात क्या होता है कि कुदरत की तरफ से समझ लें आप, ये सज़ा हमें मिलनी थी। इतना बड़ा हादसा हो गया था, लोग बेशुमार इकट्ठे हुए थे। एक सुप्रीम कोर्ट की इज्जत वकार का भी मसला था कि इतना बड़ा हादसा। पहली मरतबा हमें जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो उन्होंने हमें रिलीज़ कर दिया, हमें बिल्कुल बरी कर दिया। ये सेकंड अपील के ऊपर जो हमें सज़ा दोबारा अपील हुई मुशर्रफ दौर के ऊपर, तो फिर हमें वो सज़ा दी गई वो अपील के ऊपर। पहले हम बरी हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो पहले बरी हुए थे वो किसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया था, कोई एविडेंस नहीं थी उनके पास। लेकिन जो दूसरी है, दूसरी उन्होंने इनके अपने ज़ाविये सुप्रीम कोर्ट के, उसके फ़ैसले को मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। मेरी मोहतरम अदालत है, मैंने कहा है कि मैं अपनी मोहतरम अदालत का फ़ैसले को कबूल किया, सज़ा को भुगता है। और उसकी वजह से जो एक इलाका है मेरा जिसमें 5 मरतबा इलेक्शन जीत चुका हूँ, मुझे 13 साल उस इलाके की नुमाइंदगी से मुझे महरूम होना पड़ा, क्योंकि मैं उसमें फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता था। वो जो 26वीं तरमीम है वो 13 साल बाद आई है, जिसमें हमें परमिशन हुई है। अच्छा, ये इसमें चौधरी शुजात और जो परवेज़ इलाही साहब थे, उनका क्या किरदार रहा इस सारे सुप्रीम कोर्ट हमला केस के अंदर? मैं नहीं समझता कि वो, मैंने उनको देखा उधर, मैंने उन दोनों को नहीं देखा उधर। नहीं देखा आपने उधर? क्योंकि हमने सुना कहीं कि गाड़ियां जो सी हैं वो यहाँ गुजरात से गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ था सुनने देखिए, में आता है। मैं तो अंदर चला गया था, उस वक्त गया हूँ अंदर जब रश नहीं था। जब रश नहीं था तो मैं अंदर गया हूँ, और बिल्कुल चंद लोग थे
जो गेट पे रुके हुए थे, उसमें से मुझे जब आवाज़ दी है कि भैया सिर्फ वक्त रसूल अंदर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट के गेट के सिक्योरिटी के कंट्रोल में थी। तो उस वक्त मुझे अंदर गया। उसके बाद कितनी दुनिया आई है, कहाँ से आई है, किधर से आई है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा चलिए मैं बताता चलूँ कि आप 1985 में आप MPM पहली दफ़ा मुंतखब हुए। उसके बाद आपने 1986 में आप मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन रहे। फिर आप 1990 में भी MPM मुंतखब हुए। फिर आप 1993 में भी MPM मुंतखब हुए। 1988 में भी 1988 में भी MPM मुंतखब हुए। फिर 1993 में भी MPM मुंतखब हुए। फिर 1997 में भी MPM 5 इलेक्शन आप MPM मुंतखब हो चुके हैं। एक इलाके से, इचरा समनाबाद मैंने इलाका नहीं छोड़ा, एक ही इलाके से। अच्छा, इचरा और समनाबाद। लोग ऐसे भी हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो एक इलेक्शन एक हल्के से लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद खिदमत नहीं करते, फिर दूसरे अपने नाम की वजह से दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? मैंने पार्टी, देखें ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेंसिटिव मसला है। मैंने पार्टी छोड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ी थी आप? नहीं, मैंने नहीं छोड़ी। मैं आपको फ्लोर ऑफ द कह रहा हूं, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। किसने निकाला आप? जवेद हाशमी साहब, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चले गए हैं जद्दे, तो पीछे से कंट्रोल जवेद हाशमी साहब का था। अच्छा। 20 आदमी उन्होंने निकाले। जवेद हाशमी साहब ने, जब उनके पास पार्टी का कंट्रोल था, वो उसमें 20वां नाम मेरा था। मैंने अखबार में पढ़ा। क्यों निकाला आपको? बिकॉज कि जो पार्टी की जो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट? कि आप पब्लिक को बाहर निकालें, आप एजुटेशनल सियासत शुरू करें। क्यों नहीं किया आपने? इस वजह से कि मैं ये समझता हूँ कि फौज एक ताकतवर अदारा है। उस वक्त है रहेगा। उस वक्त, आज भी है। उस वक्त भी मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। आप मुशर्रफ को पसंद और करते? मेरी बात सुने, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जी ठीक है। आप ज़ियाउल हक का दौर निकाले। ठीक है। ज़ियाउल हक के दौर में MRD ने पूरे 9 साल जद्दोजहद की है। उस जद्दोजहद में जो इलेक्शन है 85 का जी, वो ज़ियाउल हक साहब का अपना प्रोग्राम है। उस जद्दोजहद के नतीजे में नहीं था। उस वक्त अब IGI में थे ना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में थे। सर आप तो, मैं उससे पुरानी बात कर रहा हूँ, ज़ियाउल हक के दौर की बात कर रहा हूँ कि 85 के इलेक्शन की जो पहले सियासी जमातों ने अपनी एजिटेशन शुरू की हुई थी, उसका पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जमातों ने मिलकर भी MRD बन गई थी। जी ठीक, याद है? जी ठीक है। तो वो जमातें सारी मिल के ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन के लिए जाना चाह रही थी जमाती अंदाज में, लेकिन उनके अपना प्रोग्राम था ज़ियाउल हक साहब का कि वो गैर जमाती प्रोग्राम बनाकर एक अपनी टीम डेवलप कर लें। हम वो गैर जमाती प्रोग्राम से आए हुए थे। मैंने यही कहा था, मेरा सिर्फ कसूर ये है कि मैंने कहा कि इनको रास्ता दिखाना चाहिए, इनको रास्ता दिखाएं। आपने स्पेन में एक बुल फाइटिंग गेम है। जी ऐसा ही। आप देखें ना, वो एक लाल रुमाल दे के खड़ा होता है। वो जो लाल रुमाल वाला है वो आता है, वो जो बुल आता है, वो जब उसके करीब आता है वो अलहदा हो जाता है, उसके यहाँ मारता है, एक नेज़ा मारता है, उसकी फोर्स, उसकी ताकत को ज़ाया करता है। जी ऐसे ही। और 3 4 5 6 चक्करों के वो डॉज करता है, उसको डॉज करने के बाद वो बुल गिर जाता है। जी ऐसे ही। जब आपके पास एक ताकतवर अदारा मौजूद है और आप जानते हैं कि ताकत से उनको नहीं जीत सकते, तो आप डॉज करें। इट इज़ द नॉलेज विच हैज़ पावर। इल्म के पास ताकत है। जी ठीक है। आप सियासतदान हैं, हमें अपनी फौज से लड़ने की बजाय उनके साथ एक ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए कि आपका जमहूरी रास्ता, आप जमहूरियत के और जुग्राफी सरहदों के मानक हैं। ठीक है। तो आप नजरियाती भी, तो आपको ऐसा अमल करना चाहिए। वो शायद
किसी को जुवेद हाशमी साहब ने कर दिया या जो भी उनके पास थे उन्होंने कर दिया। उन्होंने रीजन ये दिया फिर हमारे कि पास फिर हम इसलिए काफ में चले गए कि हमारे पास रास्ता कौन सा, कांग्रेस में तो जा नहीं सकते थे, तो फिर वो रास्ता जो सामने था मुस्लिम लीग काफ का उसमें गए। अच्छा, मुस्लिम लीग काफ, क्योंकि आशीर्वाद था उस प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब का, तो आप प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब को भी इसका मतलब पसंद करते थे? नहीं, हम किए चौधरी शुजात के और परवेज लाई के पीछे, इन दोनों के पीछे। तो वो जब ये कैसे लेके गए आपको, क्या कहा इन्होंने आपको? तमाम MPs की इन्होंने मीटिंग बुला के हालात बताए। उसके बाद लोगों ने फिर अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी में लोग, मुस्लिम लीग में तब्दीली आई, ये सारी आप दुनिया जानती है। उसमें पहले तो मियां अज़हर साहब को बनाया, फिर मियां अज़हर साहब को चेंज कर दिया, फिर शुजात साहब को बनाया, इस तरह वो पार्टी बनी। और लेकिन मैं आपको आशीर्वाद एस्टेब्लिशमेंट की सच बात है जी। ये बात मेरे कायदीन को अच्छी नहीं लगेगी, सख्त बुरी लेकिन मैं आप सख्त बुरी भी लगे लेकिन आपने कहा कि दिल की बात, हाँ। मैं आपसे दिल की बात यहाँ करूँ और दिल में रख के यहाँ से चला जाऊं, मैं ऐसी मुनाफिकत नहीं कर सकता। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ जी, करें दिल की बात। मैं दिल की बात ये है कि नवाज शरीफ के बगैर वहाँ दिल नहीं लगा। हमने सारी सियासत अपनी नवाज शरीफ के साथ। एक टेलीफोन आया मुझे, वो भी हमजा साहब के सेक्रेटरी ने किया मुझे। हालांकि मुझे उनके सेक्रेटरी से ऊपर ये फौरी तौर पे कुर्बान नहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मियाँ मैसेज ऐसा दिया मियाँ नवाज शरीफ का कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अख्तर रसूल को बोलें कि वो मुस्लिम लीग नून में है। ये फिक्र है, मुझे ज़बानी याद है, आज तक मेरे कानों में वही फिक्रा गूंज रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून में है और अब देखें कि मुस्लिम लीग को गोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मैसेज था। और मैंने उसे दिलो जान से उस मैसेज को कबूल किया। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। मुझे किसी ने बताया, मैं जब आपके बारे में पूछ रहा था, बातचीत कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि जब आप वापस आए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो लेते नहीं हैं, जो पार्टी से चला गया हो वो कहते हैं कि हम नहीं उनको वापस नहीं देते। ऐसा है? मैं सवाल पूरा करूंगा, पहले बताएं, ऐसा है? जी, मेरी बात सुने ना, इसको इस अंदाज से ना बात कर लें कि मियाँ, मैंने उनसे कहा कि मियाँ, वो कह रहे जी पहले आपसे हमजा मिलेंगे, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब मिलेंगे। मैं ठीक है, हमजा लाहौर के इंचार्ज हैं, वो मिले मुझे, उनसे मिले, वो अनाउंसमेंट भी हो गई। अब मेरी बारी है मियाँ नवाज शरीफ साहब मिलने की। वो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा कि क्या वजह है कि मुझे नहीं दे रहे। इधर मेरे दोस्तों में, मेरे में एक इस्तराब है कि मियाँ साहब क्यों नहीं मिल रहे। तो फिर टिकटें अनाउंस हो गई, टिकटों के टाइम आ गया, मैंने अप्लाई कर दिया। और आप उस मीटिंग में गए भी, इंटरव्यू में गए भी? मीटिंग में गया तो सबके नाम लेकर मियाँ साहब इंटरव्यू ले रहे थे कि फ़लाँ बैठ जाओ, फ़लाँ बैठ जाओ, किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस नाम ले पुकारे, मेरा नाम है। मैं कही मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको कौन नहीं जानता। मैं कहा मैं टिकट लेने नहीं आया, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। तो जहाँ फिर मैंने एक बहुत अच्छे अंदाज से मैसेज ये दिया कि बाबा बुल्ले शाह को याद किया, नूर जहाँ को याद किया, वो इसलिए था कि अच्छा मैसेज दिया जाए। क्या था मैसेज, बताएं ना, आपने क्या कहा तकरीबन? मैंने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब, बैठ के वो पेन रख दिया, उन्होंने टेक लगा ली उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी बताएं। मैं क्या जी, वो मैं आज कसूर गया था बाबा बुल्ले शाह को मिलने। तो मैंने उससे कहा कि जी आपने अपना पीर जो मनाया है वो तो मना लिया, मुझे भी तरीका बता दे। उनके मैं ते नचिया सा, मैं ते गाया सी, कंजरी बनया मेरी जात नहीं घट दी, मनु नच के यार मनावन दे। तो मैंने तो डांस किया था, तो फिर मेरा पीर मिला, तो मैंने कहा कि मैंने कैसे करना है, कहते तू भी नाच रहा है, तू भी गा रहा है। तो जब मैंने उनको ये सुनाया तो पहले कि मैं रास्ते में आ रहा था, प्रोग्राम बनाया, मैंने डांस करना है, मैंने नचना है और मैंने अपना सियासी पीर मनाना है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई रास्ते में मुझे नूर जहाँ मिल गई,
अब मैं ये बातें अपनी तरफ से जी कर रहा ठीक हूँ है, ताकि एक अच्छा मैसेज सारे, जी ऐसे वो बोर्ड भी बैठा है, दूसरे लोग भी बैठे हैं, ठीक है, तो एक अच्छा मैसेज दे दूँ। तो मैं एक ये कहने की क्या जरूरत है कि मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया। तो एक अच्छा मैसेज जब आपने सही सही, जब आपने करनी ही सुना है तो फिर पुरानी बातों को क्यों उसको करे। तो मैंने कहा जी नूरजहाँ मिल गई। वो कहने लगी कि किधर चले हैं अख्तर रसूल। मैं क्या, मैं वो हसन सरदार की सास भी है, वो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन, तो वो उसका रेफरेंस दिया, ये किधर चले हैं अख्तर रसूल। मैं क्या, मैं अपने सियासी पीर नूं मनान चले हैं, राजी करन चले हैं। बाबा बुल्ले शाह ने किया, तू नचना भी है, तू गाना भी है। कहती नच बुल्ले वंगर लई ते गीत मेरा भाई, कि तेरे मिलने नूं आई किन्नी चाह करके, आ सीने ना लग जा ठा करके। तो ये जब मैंने बात की तो पूरा मजमा जो था सुनने वाला वो सारा मेरी तरफ हो गया, और नहीं जी जफ़ी पहनी चाहिए, जफ़ी पहनी चाहिए। तो मियाँ साहब ने भी फराक दिली का मुजाहरा किया, मुझे बुलाया, जफ़ी डाली, प्यार किया। तो एक बात पिछली ख़त्म हुई, अब नई शुरुआत है। हमारे स्पोर्ट्समैन में यही होता है कि फॉल ख़त्म हुआ, अब आगे खेलना है, हमने जीतना है, हमारी यही आदत है। लेकिन बेशुमार चीज़ें हैं जो सियासत एक बेरहम खेल है, इसके सीने में दिल नहीं होता। हमें पता होता है कि वो हिंदुस्तान के 11 खिलाड़ी मेरे सामने हैं, वो हॉलैंड के 11 खिलाड़ी मेरे सामने हैं, मैंने इनको बीट करना है, मैंने इनको हराना है। लेकिन सियासत का एक खिलाड़ी भी जो अंदर से आपको वार करे ना, वो संभाला नहीं आपको जाता। अंदर से किसने वार किया? होते हैं बेशुमार लोग हैं। आपको 2013 के अंदर टिकट दिया नवाज शरीफ साहब ने, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब बड़ी पावर में थे, बड़ा पूरी सपोर्ट थी, नवाज शरीफ साहब जीतने वाले थे। आपको आपके हलके से ही, इसी इचरा समनाबाद से ही आपको टिकट दिया गया, लेकिन आप यहाँ पर सीट हार गए मियाँ असलम इकबाल से। वो ये मेरा सवाल ये है कि उस इलाके में पहली बात तो ये बता, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह ही किसी को फतह और नुसरत देता है, और अल्लाह ही किसी को पस्ती में गिरा देता है। इसके अलावा ना कोई किसी को हरा सकता है, ना किसी को जितवा सकता है। ऐसे ही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस इलेक्शन में जो एक लॉर्ड थी जो ये कह रही थी कि ऊपर शेर को देना, नीचे बल्ले को देना, वो जो लॉर्ड थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। जी ये मैं कह रहा हूँ कि जो शेर की बात कर रहे हैं तो नून की बात कर रहे हैं। वो लॉर्ड थी, वो ये एक वहाँ नारा चला हुआ था। लेकिन मैं आपकी इसको, मुखालफत की वजह क्या थी? देखिए मैं 5 इलेक्शन उस जगह से जीता हुआ था। लोग स्पेस नहीं वहाँ मांगते हैं हर हल्के में, वहां पर वहाँ से स्पेस नहीं मिलनी थी किसी को। आपके मुकाबले आप यानी कि पार्टी के अंदर दूसरे टिकट के उम्मीदवार मेरे ख्याल से मियां नुमान थे, मियां हाफिज नुमान जी जी, वो भी उम्मीदवार थे। वहाँ स्पेस नहीं, उन्होंने मियां नुमान ने उस इलेक्शन में मुझे सरदार अयाज ने भेजा उनके घर। अच्छा, मैं उनके घर गया, वहाँ हंगामा भी हुआ और मुझे उन्होंने वोट नहीं दिए। आप मियां नुमान के घर हंगामा हुआ? जी हंगामा हुआ था। क्या हंगामा हुआ? वो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ लोग थे, वो जो उनका जलसा होने लगा था। मैं जब वो मेरे घर टिकट लेके आए थे तो मैं महफिल मिलाद में था, मेरे घर आए, मैं काफ में था, 2008 की बात है। मैंने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर को पता चला, वो चीफ मिनिस्टर परवेज़ लाई थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा मियाँ साहब ये बात ना करें आप, परवेज़ लाई साहब यहाँ सुन रहे होंगे मेरी बात। मैंने कहा मैं किसी सूरत में भी मैं ये जो सीट है इसके ऊपर असलम इकबाल को सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं सपोर्ट इनको करूँगा। लेकिन असलम इकबाल फिर भी जीत गया था। नहीं, ये नुमान जीता था, वो इलेक्शन नुमान जीता था। अच्छा, असलम इकबाल उसके बाद जीते थे? ये उसके बाद वो हमने इनका काम किया, नुमान साहब का, इनको जिताया, जिताने में भरपूर किरदार अदा किया, जो क्योंकि कमिटमेंट थी हमारी, हम जिताया। उसके बाद जब 2013 का इलेक्शन आया तो वो उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने नहीं किया, मुझे कोई गिला नहीं, कि मेरी किस्मत में था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी वो टिकट होल्डर है मुस्लिम लीग के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे मोहतरम हैं, वो मेरे मिलेंगे, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा
कि अगर मैंने कोई आपकी हुकूमतुल्ली की है तो 23 साल हो गए मुशर्रफ को गए हुए, आए हुए 23 साल हुए थे। आज उसके बाद गए हुए भी उसके जो मुस्लिम लीग चाह रही थी, जो आप चाह रहे थे, वो अगर मैं नहीं किया उसकी सज़ा मैं आज भी भुगत रहा हूँ और मैं एडमिट कर रहा हूँ। स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी तो बताए ना कि जो 2013 में वायलेशन करे फिर आप उनको टिकट भी देते हैं। किसने किसने की वायलेशन? नुमान ने वायलेशन नहीं की, पूछिए सरदार अयाज से, बुलाए उनको। क्या वायलेशन की? उन्होंने मेरे खिलाफ कंपेन की, मेरे खिलाफ वोट दिए। अब बात दिल की है तो दिल की बात कर रहे थे। सही कह रहे हैं। ये जो इसमें कोई फर्क है तो मुझे आप चौक में उठा लें, बुलाएं सरदार अयाज। उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया नुमान साहब। सरदार अयाज को बुलाएं और उनसे पूछे कि ऐसा हुआ था। वो जीत रहे हैं, मैं हार रहा हूं, क्यों? ऊपर वाली सीट जीत रहे हैं, नीचे वाली हार रहे हैं, क्यों? ये हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सियासत में इसका मतलब आपका सितारा गर्दिश में ही रहा। मैं सितारों के ऊपर तो मैं अपने अल्लाह के ऊपर बिलीव करता हूँ। एक बात है कहने वाली कि जैसे सितारा मोहम्मद नवाज शरीफ जिस दिन चाहेगा अख्तर रसूल एक्टिव होगा इंशाल्लाह। हम वो अगर मेरी ज़िंदगी के होते हुए उन्होंने चाहा, हम मुस्लिम लीग में अपना वही रोल भरपूर अदा करेंगे। आज आप कहाँ खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून में या मुस्लिम लीग नून? मुस्लिम लीग नून में ही है। हमने वो एक मरतबा जाके देख लिया है। हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है कि हम नून तो आपको लिफ्ट नहीं करा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी ऑफर आई आपको? छोड़े, वो आती रहती है। बताएं तो सही। आई हैं मुझे एक मरतबा उनका भी फ़ोन आया। एक सहाफ़ी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, उनका भी फ़ोन आया। सहाफ़ी ने कहा कि पीटीआई उनका फ़ोन आके आपको एक कॉल आ रही है। तो मुझे वैसे भी जो कुछ लोग थे वो मिलते रहे, लेकिन मैंने नहीं पसंद किया कि मैं अपनी पार्टी। एक सहाफ़ी ने कहा आपको कॉल आ रही है। कॉल आपको, इसका मतलब किसी बड़े बंदे की आ रही है। हाँ, ताकतवर की कॉल आ रही है। नहीं, उस ताकत को आप उसमें शामिल ना करें, वो नहीं। अच्छा, ये दूसरी ताकत, ये एक सियासी ताकत, सियासी ताकत की बात। अच्छा, सियासी ताकत इमरान खान की क्या कॉल हो सकता है कि उनकी कॉल आ रही हो, लेकिन मैंने उन्हें क्या दिया भी, थैंक यू वेरी मच। मैं मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुस्लिम लीग नून में आखिरी डब्बे में हूँ। मुस्लिम लीग की जो गाड़ी चल रही है उसमें जो ट्रेन का आखिरी डब्बा होता है ना, उसमें बैठा हुआ हूँ। और मुझे कोई लालच नहीं है। मैं गया हूँ लंदन मिलने मियाँ साहब को। मैंने उन्हें कहा, मियाँ साहब मिले आपको? जी मिले। अच्छा। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने टाइम दिया। वो गए हुए थे टूर के ऊपर, तो वो 20-22 दिन बाद आए। मैं 20-22 दिन मैंने लंदन में उनका इंतज़ार किया। तो फिर मुलाकात हुई उनसे और मैं उनसे कहा कि मियाँ साहब, मैं तो आपसे, क्योंकि मेरा उनके साथ सियासत से पहले का तल्लक था, जब हम इत्तेफाक मस्जिद में नमाजें इकट्ठी पढ़ा करते थे। हमने उम्रे इकट्ठे किए हुए हैं। हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के सारे रास्ते दोस्तों की तरह मिल बैठ के खाने खाए हुए हैं। उस वक्त सियासत में नहीं थे हम, मैं PIA में था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो पसंद करते थे हॉकी को? वो हॉकी को पसंद करते थे, वैसे भी मुलाकात रहती थी उनसे। अच्छा। तो वो जो उनसे बात होती रहती थी, तो ये तल्लक हो। फिर मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब, ना मैं आपसे वजारत लेने आया हूँ, ना मैं टिकट लेने आया हूँ। मैं तो वो दिल है जो आपके दिल में धड़कता है, ये दिल भी आपके लिए धड़कता है, तो ऐ सुलह कर ले, क्या रखा है, ये दरगुजर करे, कुरान शरीफ में है। अच्छा, मियाँ साहब ने इसका मतलब सर कुरान शरीफ में है, मेरी बात सुन ले। एक सवाल वो ये है कि क्या 2013 में मियाँ साहब ने फिर इसका मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, जो आप फिर दोबारा चले गए उनके पास? नहीं, वो उन्होंने टिकट दिया मुझे। तो फिर आखिरी मेरे ख्याल से जो मियाँ साहब की कैंपेन का जलसा था वो डूंगी ग्राउंड में आपके साथ ही हुआ था। हुआ, ऐसा ही था ना? हुआ, कैंपेन का आखिरी जलसा आपका था? जी हुआ। वो सरदार अयाज साहब लेकर आए, वो हमारा जलसा उन्होंने किया। आप साथ खड़े हुए थे, मैंने वो देखा उनको। जी बिल्कुल देखा ना आपने। वो किया। कहने का मकसद ये है कि मैं आज भी बगैर लालच के। तो अभी आप क्यों गए उनसे मिलना? अभी इसलिए कि आगे मियाँ साहब इतनी देर बाद पाकिस्तान आएंगे वापस,
मैं यहाँ उनको मिलूँगा तो वो रूटीन में लेंगे अख्तर रसूल को। मैं उन्हें खुद जाके मिला अच्छा इसलिए कि उनको ये एहसास हो कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तो मैं उनसे मिला हूँ। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है, आज उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी अपनी जद्दोजहद का नतीजा है। मैं आज भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं गया, ना मैंने जाना है। अब मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, ना मैं सोचता हूँ। लेकिन जब मियाँ साहब मुझे खुद एक्टिव करेंगे, जब मैं समझूंगा कि अब वो एक्टिव करना चाहते हैं, तो मुस्लिम लीग के लिए मैं एक मरतबा फिर अपना सियासी रोल और जोग्राफी और नज़रियाती रोल जो है वो अदा करूँगा। अच्छा, ये बताएं कि आप फिर दोबारा इसी हल्के में आप लड़ना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है मियाँ साहब के ऊपर। अगर वो कहीं कहीं और चले जाएं जो मियाँ साहब का हुक्म होगा करेंगे, मैं उनके हुक्म की तामील तो इसका करूँगा। मतलब हल्का छोड़ देंगे आप? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। अभी तो इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात नहीं हो वैसे ही रही। मैं पूछ रहा हूँ, अगर कहीं कहीं और जाके सियासत मेरा करें। तो हल्का यही है, शुरू से मैंने यही बनाया हुआ है। हाँ तो ये तो हो सकता है कि सूबाई की जगह कौमी असम्बली में जाके वो कहें वहाँ लड़ ले, यही इसी हल्के में, तो वो ये सूबाई में लड़ ले। लेकिन अब जो भी फिर है, अब फिर नेशनल असेंबली में भी वहाँ तो थे पहले मियाँ असलम इकबाल साहब के मुकाबले पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो भी हार गए। फिर वहाँ पर जो नेशनल असेंबली की सीट पे लड़ रहे थे वो ओन चौधरी साहब थे। ओन चौधरी साहब ओन चौधरी का हल्का अलग है, ओन चौधरी का हल्का अलग है। इसमें मियाँ अजहर साहब थे। मियाँ ये मिक्स हो गया ना, पहले मिक्स पहले हो यही गया। यही था पहले साथ पहले इसी में ये जिसमें छिड़े वाली सरदार साइड से आता अयाज था। थे। जी सरदार अयाज ये साहब। दो हिस्से हो गए ना जी तो इसके। कट गया वहां हाँ, से। कट गया। तो ये जो कट गया था इसमें अब ओन चौधरी साहब के हिस्से में कुछ आ गया, कुछ जो सा ये अब वो उधर चला गया। मियाँ अजहर साहब जिस जहाँ से जीते जी, थे जी। उधर चला गया। तो ये वहाँ, और वहाँ मियाँ अजहर के मुकाबले में हाफिज नुमान साहब हार चुके थे, जी जी वो सीट हार चुके हुए थे। जी जी। तो अब ये अब दोबारा आप इसी हल्के में आना चाहेंगे? यहाँ तो बड़ा सारा लोग हैं जो अब चाहते हैं। मेयर इश्तियाक साहब भी हैं। देखिए, मैंने कहा कि इज्जत अल्लाह ने देनी है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है इस हल्के के ऊपर, जो मैं अपने अपने अभी तक मेरे हल्के के लोगों ने मुझे ज़ाती तौर पे दिल से नहीं निकाला। अच्छा, आपको मैं ऐसा लगता उनको है? क्यों निकाल दूँ? आपको ऐसा लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, ये सारी सियासी बातें हो गई, एक सियासी बात करके मैं आपके करियर पे जाना चाहूँगा, जो आपका एज ए स्पोर्ट्समैन करियर था बहैसियत एक क्या कहते हैं उसको, मिडल हाफ, क्या सेंटर हाफ के जो आपका किरदार था उससे बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इमरान खान साहब भी एक स्पोर्ट्समैन है, वो भी सियासत में आए हैं। आपको उनकी सियासत कैसी लगती है? देखिए, जद्दोजहद करना, मेहनत करना हर एक का और मेरे ख्याल से उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की है। हक किया। लेकिन भाई मैं अब तो ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। मालक है अल्लाह की ज़ात। वो वर्ल्ड कप जीत के आया था, उसने एक वर्ल्ड कप जीता, मैंने 3 जीते हुए हैं। जो मेरा बॉम्बे का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जुलूस था ना 1982 में, 1982 में, आप अपने सहाफ़ी दोस्तों से पूछें। वो चूंकि प्योरली खेल का था, जुलूस था, उसमें सारी जमातों के लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। ये क्या वही जुलूस था, वही मैच था जिसमें इंदिरा गांधी उठ के चली गई थी? नहीं, वो उसके पहले, उससे पहले का जुलूस। अच्छा, वो उससे ये वर्ल्ड कप 1900 बॉम्बे के वर्ल्ड कप जीतने के बाद का जुलूस था। अच्छा, वो कौन सा मैच था जिसमें इंदिरा गांधी भी उठ के चली वो दिल्ली में था, उसमें समीउल्लाह कप्तान थे। गई? ठीक है। और मैं रिटायर हो चुका था, मैंने अपनी जो रिटायरमेंट ले ली थी। वर्ल्ड कप फाइनल विक्टोरियस कैप्टन था। मैंने कहा इसके बाद और तो कोई नहीं होता। तो अब वो समीउल्लाह भी तो 11 साल पाकिस्तान की तरफ से खेलता रहा है। अब ये उसका भी दिल करता है वो कप्तानी करे, वो भी। या तो मैंने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी। कितने गोल किए थे आपने उसमें? मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं उसमें उस मैच में जिसमें समीउल्लाह साहब जो उनसे हैं वो थे कप्तान थे। समीउल्लाह जिसमें कप्तान था, उसमें पाकिस्तान 7-1 था या 6-1? जी 7 7-1 था। 7 गोल्स 7-1 था, और उसमें वो चली गई थी। और वो चली गई थी। ये पाकिस्तान के वो सुनहरी दौर था हॉकी में। अच्छा, आपका जुलूस, इसका मतलब 1982 वाला बड़ा था? बड़ा था। और लेकिन उसने अपने आप को इस्तेमाल किया, अपने उस कैरियर को, अपनी पॉपुलैरिटी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके अपनी पार्टी बनाई। हमने अपनी वो सारी जद्दोजहद थी, जितनी हमारी पॉपुलैरिटी थी, हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से के साथ
मुंसलिक थे और मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद कह के अपनी वो जितनी एनर्जी थी, जितनी ताकत थी, वो हमने मियाँ साहब के पीछे लगाई। सही किया गलत किया आपने? मैं समझता हूँ आज देखिए, आज वो मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, मेरे पास कोई मुझे इसकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने सही किया। मैंने अपनी वो जमात चुनी जिसने पाकिस्तान बनाया था। नहीं तो इमरान खान साहब ने तो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, उन्होंने सारी पॉपुलैरिटी यूज़ की, आप भी प्राइम मिनिस्टर। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून में रहते हुए आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून एक लंबी चौड़ी फरिस्त है मुस्लिम लीग में, तो मुस्लिम लीग में उसमें रहते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मुस्लिम लीग में रहना भी एक एजाज़ है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। किसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनने आया हूँ? तो फिर क्या करने आए आप? मैं तो अपना एक रोल अदा करने आया हूँ, मोहब्बत का, प्यार का, खलूस का, वफा का। वो हमने हल्के में मुसलसल 5 इलेक्शन जीत के ये सबूत दिया है। तो अगर मैं टिकट मांगना चाहता, अगर मैं वजारत बनना चाहता, तो फिर मैं ले लेता। मुझे भी सियासी हरकतें आते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा मियाँ नवाज शरीफ की डिस्पोजल के ऊपर है, जब वो अपने सिपाही को इस्तेमाल करना चाहें हम करें। ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आता, ये मियाँ नवाज शरीफ वाला जो सारा ये क्या करें, उनको ब्लैकमेल करें? नहीं, मैं ब्लैकमेल तो नहीं कर सकता। समझ नहीं आती मुझे ना ये बात, क्या ये क्या सियासत में बाकी कुछ क्या चीजें करती है? कुछ चीजें आपने मुझसे पूछ ली है ना, हाँ, तो किसी वक्त ये चीजें मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी पूछ लें। चले वो हमारे कहाँ इंटरव्यू देना उन्होंने, वो तो इंटरव्यू देने से पहले पता चलते नहीं चलते बात कर रहे क्या क्या स्क्रूटनी होती है, क्या क्या चलते चलते मैं नहीं आदि नहीं बात करने का। ये बताएं कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ की मैं कई मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे वर्कर से बात, अभी उनका एक वर्कर बेचारा पीछे फौत हुआ है, नज़ीर खान स्वाति, आप जानते थे उनको? जी जी, वो बड़े अच्छे वर्कर थे, डिप्टी मेयर भी थे मेरे, मैं तो उन्हें अंकल कहा करता था, बड़े अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। वो भी सारी उम्र ये मोहब्बत में ही रहे मियाँ नवाज शरीफ की। लकी है मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये क्या मोहब्बत है, क्या करते हैं? मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने किसी वर्कर के लिए कुछ किया हो। तरफ से उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उन्होंने अपनी बेटी को सीएम बना दिया। अल्लाह की तरफ से उनके चेहरे के ऊपर लोगों की जब वो देखते हैं, लोग वैसे ही कुर्बान हो जाते हैं। ये है बेसिकली बात। ये सियासत तो ना हुई, उनके गिले शिकवे, ये तो फैंडम। मेरा अगर कोई गिला है, मैं मियाँ साहब को देखूंगा, गिला नहीं रहेगा। मेरे साथ बात करूंगा, 2 मिनट करेंगे, वो हम बात भूल जाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये सियासत नहीं है अख्तर रसूल साहब। देखिए, सियासत होती है सियासी मामलात में, पर्सनल मामलात में सियासत नहीं। लेकिन आप पर्सनल तो नहीं, आप तो एक मुल्क के लिए या किसी कॉज के लिए किसी सियासी जमात से जुड़ते हैं ना, आप उसके फैन तो होके नहीं जुड़ते। तो रोल तो हमने किया सर, वो हमने रोल अदा किया। आपने तो उसमें सजा भी भुगती है। वो ये भी एक रोल है जो पार्टी के लिए किया है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, जैसे मैं अभी साद रफीक साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, मैंने वो रीट्वीट भी किया, उस पर बात भी बहुत की। उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लासी होते हैं ना, पूरा तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको उसका एक लुबे लुबाब बता देता हूँ, कि उन्होंने कहा मिडिल क्लासी जो उनसे होते हैं ना, ये एक जुनूनी से लोग होते हैं, ये लीडर के लिए अकेले ही तलवार पकड़ के दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। अगर वहाँ से खुशकिस्मती से बच जाएं तो वापस आ जाएं लड़के, तो इन्हें अपने मार देते हैं। और जब कभी ये इस तरह हो जाए तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई पूछता नहीं है, ये सियासी ईंधन होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अब आगे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास ही है, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो सियासत में सियासतदानों की सियासत चमकाने का ईंधन होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ख्वाजा साद रफीक साहब की बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, ख्वाजा साद रफीक एक नजरियाती कारकुन है। फैन नहीं है वो, ये मुझे पता है। हाँ जी, फैन नहीं है वो असूली सियासत मुझसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। हाँ, वो एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उनकी वालदा मोहतरमा भी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उनके वालिद ने खून बहाया है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि साद रफीक का जो टैलेंट है उसको इस बना पे ज़ाया नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, संभालना चाहिए और साद रफीक को सुनना चाहिए। किसको? मियाँ साहब को? मियाँ साहब भी सुने, कायदीन को सुने। देखिए, जब तक आप किसी को सुन के वहाँ से सबक हासिल करना ना, कोई एक्सट्रीम, कोई खुदा तो है नहीं कि जो सारे फैसले अल्लाह करेगा। अगर इंसान है
हर वक्त मैं जब जीत कर आया था वर्ल्ड कप 1982 में, तो मेरे फादर ने बहुत बड़ा जुलूस, बड़ा इस्तकबाल, ये वो, बड़े घर में लाइटें शाइटें सजाई हुई थी। मेरे वालिद ने खुश भी बड़े हुए कि वो खुद भी हॉकी प्लेयर खुद थे। भी वो पाकिस्तान के कप्तान थे। गुलाम रसूल साहब जी, रात को जब खाने पे बैठे हैं, उन्होंने कहा ये लो तुम्हारी फाइनल मैच में 7 गलती है। इसका मतलब यह है कि गुंजाइश हर वक्त बेहतरी के मौजूद है। तो ये मुझे ये कहने दीजिए कि लीडर भी वही है जो बात अपने मुखालिफ भी सुने और उसको अडॉप्ट करे। अगर अच्छी बात है, अगर अच्छी बात है, समझ आई है, उसमें बेहतरी है, तो अपनी विश के खिलाफ भी उसे जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके जो लीडर हैं अभी मनपसंद, वो सुनते हैं अपने मुखालिफ बात। या आप लोग को आपको मौका मिला है आपको बात करने का? मैंने नहीं देखा कि उनको अपनी मुखालिफ बात कोई पसंद भी आई हो। वो ऐसी बातों को दूर रखते हैं खुद से। नहीं, मैं तो कर देता हूँ, अगर कभी मिलता हूँ तो मैं कर भी देता हूँ। अच्छा, कर देते हैं आप? मैं कर देता हूँ। इसी तरह मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता। ठीक है। मैं मुनाफिक सियासतदान, वो जो मुनाफकत करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि शिरक से बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये बताएं, मुनाफिक सियासतदान बता सकते हैं आप कौन कौन से है, ताकि हमें भी पता चल जाए आपकी नज़र में? मैं क्यों, मैं कुछ कहूँगा? ये सवाल तो बड़ा ही ठीक नहीं है सवाल आपका। मैंने कहा चले लगे आज मैं भी जान लूं कि वो कौन है आपकी नज़र में। अल्लाह ताला उनकी इस्लाह करे, आमीन। उनको समझ आए कि नहीं, कोई कायदे, कोई उसूल, कोई ज़िंदगी में कोई बात होती है आगे बढ़ने की। अच्छा, आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। आप स्पोर्ट्समैन की आपने बात की ना, मैं लोगों को बता दूं कि आप 1998 में और 1971 में और 1982 में आप वर्ल्ड कप जीते हैं। ये 3 वर्ल्ड कप आप जीते हैं। 1971 का गोल्ड है मेरे पास, 1998 1978 का गोल्ड है मेरे पास, 78 का भी गोल्ड है, 1982 का गोल्ड है और 1975 का सिल्वर है। जी, ठीक है। ये 4 वर्ल्ड कप के जो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। 5वां वर्ल्ड कप भी मैं गया था खेलने, तो एक दिन पहले मेरी टांग टूट गई थी मैच से पहले। अच्छा, तो मैं आई फ्लू बैक। ठीक है। तो आप बहैसियत एक जो प्लेयर है वो सेंटर हाफ खेलते रहे हैं और आप सेंटर हाफ के बेस्ट प्लेयर्स में शुमार होते हैं, यानी कि लेजेंडरी प्लेयर आपको कहा जाता है हॉकी का। और हॉकी की आपकी नजर शफकत है। नहीं, मैं क्योंकि अब ये हकीकत है और ये तारीख के सफ़ों पे लिखा हुआ है। आप गिनीज वर्ल्ड जो है बुक, उसके रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। वो क्या रिकॉर्ड है आपका? यही 3 गोल्ड है वर्ल्ड कप के, 1 सिल्वर है सबसे ज्यादा। हाँ, ये अब मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर है अल्लाह करीम की, जिसके सबसे ज्यादा मेडल्स हैं यहाँ। अल्लाह की मेहरबानी। उसमें आपके पास ओलंपिक्स के एक सिल्वर है 1972 का और एक ब्रॉन्ज है 1976 का। उसमें एशियन गेम्स में आपके 2 आपने खेली, उसमें 1974 और 1978 दोनों में गोल्ड है। दोनों में गोल्ड है आपके पास एशियन गेम्स का। तो इतनी सारी चीजों के बाद, इतना हॉकी खेलने के बाद, आज की हॉकी कैसी लगती है आपको? देखिए, पहले आज की हॉकी और पहली हॉकी में बड़ा फ़र्क आ गया है। जी। पहला फ़र्क यह है कि पहले ग्रास था, बॉडी डॉज थी, रूल्स ऐसे थे जिसमें ऑफ साइड भी था, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी थी। वो इस किस्म के रूल्स थे जो यूरोपियन ने अपनी बालादस्ती को FIH में उसको तब, हालांकि जब ये ऑफ साइड रूल अबॉलिश हुआ उस वक्त एशियन के ब्रिगेडियर आतिफ साहब रूल्स बुक के चेयरमैन थे। तो बार कैफ वो ऑफ साइड रूल, यूरोपियन का जो खेलने का अंदाज है और उनकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। और वो अब देखें ना, वो डाइव भी कर जाते हैं और उनकी हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर उनका बेहतर है। हम डरते रह जाते हैं। तो आस्पेक्ट ऑफ गेम को फास्ट करने के लिए उसके में रूल्स भी ऐसे बनाए कि जिससे गोल ज़्यादा से ज़्यादा हों। ऑफसाइड रूल अबॉलिश भी इसलिए किया गया कि गोल की पूरी पीछे से भी टच करेंगे आप, गेंद गोल के अंदर जानी चाहिए। तो ऐसे फिर गेंद जो आई वो फ़र्क पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ हमारे प्लेयर नहीं खेलते। हमारे प्लेयर में जो बेसिक गलती जो हुई है ना हमसे। आप हॉकी फेडरेशन के भी चेयरमैन रहे हैं?
जी मैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान हैं। 2 मरतबा था। 2 मरतबे। बेसिक गलती क्या हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1986 में हुई। वो क्या है? वो यार कि इन्होंने पहले स्पोर्ट्स और एजुकेशन इकट्ठी थी, इन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को अलग अलग कर दिया। अब जो प्लेयर आपको मिल रहा था FA पास, BA पास, MA पास, अब इनको मैट्रिक पास में वो प्लेयर मिलते हैं। जो एजुकेशन का IQ लेवल है, अंडरस्टैंड करने का, वो कुछ चीज़ें और होती है। और ये फिर कॉलेजों की, स्कूलों की जो टीमें थी वो बनती थी, वहाँ से टैलेंट आता था। वो एक नर्सरीज थी, भरमार थी नर्सरीज की, वहाँ से एक एक साइड पे 10-10 प्लेयर ऐसे थे कि सिलेक्शन करनी मुश्किल होती थी। अब किसी कॉलेज की कोई टीम नहीं बनती, 2% दाखिलों से क्या बनेगा? आप बताएं वहाँ टीमें कैसे बनेंगी, कैसे टैलेंट मिलेगा? और फिर अगर आपने एकेडमीज बनानी है तो फिर उनको जॉब्स भी दें, फिर जॉब्स भी नहीं है हमारे पास, फिर इन खिलाड़ियों के पास मुआशी हालात। अब वो दौर था हमारा कि हम 100 रुपया लेकर भी बड़ा खुश होते थे कि भाई हम खुश हैं भाई। आज के दौर में मुआशी हालात बच्चों के ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा कब पैसे लेकर आएगा, हम बिल देंगे अपने घर में बैठाने के लिए। किसी अब ऊबरें भी कई लोग चलाते हैं। ओलंपिक यहाँ अरशद नदीम साहब को एक मेडल मिला है माशाल्लाह, बड़े पूरे पाकिस्तान ने खुशी मनाई, मैंने भी खुशी मनाई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी और सिंध ने भी उनको स्पेशल इनाम दिए, कुछ फंड्स भी दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने माजी में आपके गोल्ड ओलंपिक के जीते हुए हैं, उनको भी तो देखना है आपने, उनकी जिम्मेदारी भी उठाएं, उनके भी मामला देखें। ये नहीं कि प्लेयर अपनी जवानी में खेलता रहे और पाकिस्तान के लिए नाम कमाता रहे और जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसका पुरसाने हाल ना हो, वो फिल्म एक्टरों की तरह कहीं जाके फौत हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तो यही मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो अपने हीरोज़ को कभी नज़रअंदाज ना करे, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी उनको एक चार्म हो कि नहीं ये हमारी हुकूमतें हमें नज़रअंदाज नहीं करेंगी। चलें अब एक सवाल तो नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ये कि आपको लोग सुन रहे हैं, आप बेहतरीन स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, आप पाकिस्तान के चंद उन स्पोर्ट्समैन में आपका शुमार होता है जो स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स की तरफ आए। 2 आपने फील्ड्स देखी हैं। सबसे पहले बहैसियत स्पोर्ट्समैन आप नौजवानों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन, क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ लेके आएँ कि वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बन सके? देखिए ये खड़ा किसी का दोस्त नहीं है, ठीक, ये जो ग्राउंड है ना ये उसकी है जो इसके अंदर रहता है। ठीक। अब मैं यही अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को कहता हूँ कि हज़रत उमर के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे लिए दुआ कर दे। उन्होंने कहा दुआ तो मैं कर देता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अशरफियों की बारिश नहीं की। यू विल हैव टू डू समथिंग, आपको मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है और अपने जिस्म की हिफाजत करनी है। और तहारत, जो आपके जिस्म की तहारत है वो निस्फ ईमान है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अपनी एनर्जी, अपना एम, अपने मकासद, अपने गोल की तरफ गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, अपने वतन का जो सब्ज़ लाली परचम है उसको बुलंद करने के लिए आपके अंदर एक तड़प है, एक जुस्तजू है, एक मोहब्बत है, एक नज़रिया है आपका, खुदा भी मदद करेगा आपकी। आप लेकिन उस मदद में आपने उन अल्लाह के असूलों को मद्देनज़र रखना कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम लोग थे जिस दिन मेरी शादी हुई ना जी 75 में, मेरे फादर ने वलीमे वाला दिन कहा गो एंड जॉइन द कैंप। तो मैंने बहाना लगाया उनसे कि मैं कहा कल शादी हुई है, आज वलीमा है। तो मेरी तो बेगम एक दिन मैं
कैंप लग गया एबटाबाद में, हसन अब्दाल में। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो मकलावे पर नहीं जाना। उन्होंने मुझे झाड़ा, नहीं छोड़ो मकलावे को, गो एंड ज्वाइन द कैंप। तो मैं अगले दिन उसी रोज़ वलीमे वाले दिन पैक सामान किया और कैंप में आ गया। मेरी वाइफ ने ख़त लिखा, 6 महीने ट्रेनिंग और फिर टूर, कि अगर तुमने ऐसे करना तो 6 महीने बाद शादी कर लेते। तो ये कुर्बानी मांगती है चीज़ें, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी आप। कुर्बानी मांगते हैं, तभी तो मेरे गोल्ड मेडल मिले, तभी तो विक्ट्रीज आती थी मेरे पास, तभी तो हम ये सारे जो लॉर्ड थे, समीउल्लाह, इस्लाह, हसन सदार, मंजूर जूनियर, मंजूर हसन, मनवर जमान, ये ऐसे थे। हमारे बाद तो सिर्फ शहबाज सीनियर आया ऐसा जिसको आप नाम कर सकते हैं उस कैटेगरी में। हाँ। उसके बाद तो ऐसा प्लेयर नहीं। अगर आपने फिर दोबारा ये प्लेयर लेने हैं, एजुकेशन में स्पोर्ट्स ठीक कर दें, एजुकेशन में टीम्स दें, टीम Education- बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ से लोगों को निकालें। अच्छा, दूसरा सवाल, बहैसियत एक सियासी कारकुन के, ये आप ज़्यादा कामयाब नहीं रहे इसके अंदर, बहैसियत सियासी कारकुन। मुझे ऐसा लगा, आप क्या आपको लगता है आप कामयाब रहे? मैं क्यों नहीं, 5 में इलेक्शन जीता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर का प्रेसिडेंट बना हूँ। जब मियाँ नवाज में प्रेसिडेंट था ना जी, हाँ। मियाँ नवाज ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप क्या समझते हैं आपकी तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरी, जब आप लाहौर का विजिट करेंगे तो आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे। जब बरसात होती थी मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाता था। ठीक है। ये इसलिए कि लाहौर के ओहदेदार को रिस्पेक्ट मिले, जो देखने वाले हैं पता चले कि पार्टी का ओहदेदार की हैसियत क्या होती है। बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि सियासी जो है सियासत का एक उन्होंने एक मंजरनामा अपनी आवाज़ में, अपनी अल्फाज में दिया, आपको क्या लगता है कि सियासी कारकुन? मेरा ख्याल है उन्होंने मेरी स्टोरी सुनाई आपको, कुछ और नहीं सुनाया। चलो मैं एक मिनट आपको सुना देता हूँ, वो बड़ा अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा उसको एक दफ़ा, क्योंकि मैं भी उसको रिमाइंड करना चाह रहा था, मैंने तो उसके ऊपर एक बात भी की, मैं चाह रहा था कि आप उसके बारे में आप सुने कि वो क्या कहते हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि वो शेर अफजल मरवत से उन पर अपनी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो उनका नीचे वाले बात है ना वो ये है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ये कमबख्त मिडिल क्लासी सियासी कारकुन स्ट्रेट फाइटर होते हैं, लीडर और जमात के इश्क में लड़ते लड़ते तन तनहा तलवार सौंत कर मुखालिफ की सफ़ों में घुस जाते हैं और सबसे पहले मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से बच जाएं तो, और खुशकिस्मती से बच के वापस आ जाएं तो अपने मार देते हैं। ठीक है। इन गैर मुनज़्ज़म और नीम जमहूरी जमातों में साजिशी जत्थे हैं, तल्ख सच बोलने वाले नहीं। उन्होंने कहा, तमाम जमातों के बारे में कहा उन्होंने कि इन गैर मुनज़्ज़म और नीम जमहूरी जमातों में सियासी जत्थे हैं, तल्ख सच बोलने वाले नहीं। मिडिल क्लासियों को थपकी लड़ने के लिए दी जाती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। वक़्त आने पर वो उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब के लिए कहा था, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से बताने में मैं कामयाब रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा, मिडिल क्लासियों को थपकी मरने के लिए दी जाती है, लड़ने के लिए दी जाती है, लेकिन हुक्मरानी के लिए नहीं दी जाती। क्या लगता है आपको? लेकिन साद रफ़ीक को मैं पहले कह चुका हूँ कि वो एक नज़रियाती नहीं, आप अब नज़रिए की बात बताएं ना कि ये क्या नज़रिया, आप इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं? ऐसा है नीम जमहूरी जमातें हैं? देखिए जी, देखिए पार्टी की जद्दोजहद में तमाम लोग हिस्सेदार होते हैं। अच्छा, वैसे आपने सारी बात में मुझे ये भी बता दिया कि साजिशी जत्थे इस जमात में भी हैं, है ना? आपने मुझे किधर नहीं होते? ठीक है, किधर नहीं है। अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि किधर नहीं है। जीतने पे थपकी मिलती है लड़ने के लिए, लेकिन हुक्मरानी के लिए किधर थपकी नहीं है। मैं कहूँ कि ये जत्थे किधर नहीं होते। लेकिन मैंने पहले कहा आपको कि सियासत बेरहम खेल, इसके सीने में दिल नहीं है, ये बेरहम खेल है। जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं अंदर से वही आपका दुश्मन हो रहा होता है। वो चीज़ों को आप रियलिटी को देखें ना क्या है। बाकी अल्लाह ताला सियासी कारकुनों को क्या मशवरा देंगे? आपको सुन रहे हैं सारे सियासी कारकुन। मैं सियासी कारकुनों को यही मशवरा दूंगा कि अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में अपने को कायम रखें, लेकिन अपने राइट को कभी जाने ना दें, अपने हक को, अपने हक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर रसूल साहब। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।